हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। किस चीज का वेट कर रहे हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड 10 की स्टार्ट होती है, जहाँ पे थान और भ्या दोनों लेटे पड़े होते हैं। थान कहता है, तुम अपने ख्वाबों को जानने के लिए गए थे, तुम ये कह रहे हो, और ये सब कुछ हमारे पास से जुड़ा हुआ है। तुम गरुदा थे और मैं नागा था, और जो लड़की तुम्हारे ख्वाबों में आती थी वो मैं था। तो भ्या कहता है, हाँ, तुम और मैं एक दूसरे को तब से प्यार करते हैं, लेकिन जंग स्टार्ट हो गई हम दोनों के डिफरेंट होने की वजह से, और हम दोनों की डेथ हुई। ऐसे लगता था जैसे कि हमें किसी ने बददुआ दी हो, और जो शैडो उसे मारना चाहती थी वो दूसरा नागा था, ने हम दोनों को अलग किया था, और वो अभी भी ट्राई कर रहा है हम दोनों को अलग करने की। थान कहता है, हम दोनों हैं इस लाइफ में, तो वो भी होगा ना हमें अलग करने के लिए। कौन है वो? लेकिन भ्या उसे नहीं बता रहा होता। हमें दिखाते हैं भ्या कॉल पे बात कर रहा होता है और से, और कहता है, आप मुझे ये सीक्रेट रखने के लिए क्यों कह रहे हैं कि चलो थॉन ही वही है, थान को बताने से रोक क्यों रहे हैं मुझे? तो अब बॉट कहता है, मुझे थान का पता है, अगर उसे पता चल गया तो वो जोथॉन को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। 11 मून की नाइट आने वाली है, तो तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। जोथॉन के पास भी उसे नहीं जाने देना। क्या कहता है, आप टेंशन मत ले, मैं उसे प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपने कहा था कि जब 11 मून की नाइट गुजर जाएगी तो उसके कर्म उसे कुछ नहीं कह पाएंगे। मैंने सही कहा ना? अबॉट हाँ कहता है, और कहता है, अगर पॉसिबल हो पाए तो थान को मेरे पास लेके आ जाओ इन दिनों में। जजमेंट का दिन गुजर जाएगा। आगे वो कुछ कह पाता, आवाज कटने लग जाती है और कॉल कट हो जाती है। भ्या अभी नहीं बता रहा होता। थान कहता है, जब भी वो सब कुछ हुआ था, चाहे वो कैंप में हुआ हो तुम्हारे साथ, ये सब कुछ उसी से रिलेटेड है। कहीं ये सब कुछ उसी आदमी ने तो नहीं किया? भ्या कहता है, सुनो मेरी बात थान, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसपे थान सैड होते हुए कहता है कि अपॉट ने कहा था जब मैं छोटा था कि मैं जिसके साथ भी रहूंगा ना वो मेरी वजह से मर जाएगा, बिल्कुल मेरे पेरेंट्स की तरह। भ्या कहता है, तुम टेंशन मत लो, मुझे वो कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास ये अम्यूलेट है ना। उसे गले लगा लेता है। भ्या कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। थान कहता है, अगर हम उसे ना रोक पाए तो जो होने वाला है, क्या पता दूर भागना ये सही आंसर ना हो इस चीज का। क्या कहता है, अब जबकि मुझे रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए और तुम भी सस्पेंड कर दिए गए हो काम से, तो क्यों ना हम अबॉट को मिलने के लिए जाएं। लेकिन थान मना कर देता है, क्योंकि अभी भी वो अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में सच्चाई जानना चाहता है। जिसने मर्डर किया है उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहता है। बताता है कि खैम सारी चीजों का ख्याल रख रहा है, वो मुझे इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। क्या कहता है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारे ये टाइम जो है इसमें तुम अपना ख्याल रखो, रेस्ट करो। तुम्हारे पेरेंट्स के केस को लेकर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, प्लीज चलो ना नोंगखाई मेरे साथ। जिसपे वो मान जाता है। क्या कहता है, एक और चीज, तुम चोथोन के साथ कहीं नहीं जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो तुम्हें मिलने के लिए आए तो तुम मुझे जरूर बताओगे। खान कहता है, ये सब कुछ तुम क्यों कह रहे हो? क्या कहता है, मैं जेलस फील करता हूँ, क्या ये काफी नहीं है? और फिर से गले लगाते हुए कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगे, प्लीज बोलता है उसे। तो थान ओके बोल देता है। थान कहता है, मुझे लगता है वो काफी नाराज है, क्योंकि आजकल वो मुझे टेक्स्ट भी नहीं करता, काफी दिन हो गए इससे बात किए हुए। क्या कहता है, तुम्हें इसने बताया है क्या, वो कहाँ गया हुआ है? खान कहता है, मुझे नहीं पता, उसने मुझे नहीं बताया। जिसपे भ्या काफी सोच में पड़ जाता है कि कहीं चोथॉन कुछ और ही गड़बड़ न करने के लिए तैयारी कर रहा हो। हमें दिखाते हैं चोथॉन अभी भी कोई तंत्र जंगल में बैठ के कर रहा होता है ताकि उसकी पावर्स वापस आ जाए। थान अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाता है और सोच रहा होता है कि याई ने पक्का कोई कॉल वगैरह की होगी केस के रिलेटेड। जैसे ही वो मोबाइल ओपन करता है, 50 से भी ज्यादा कॉल्स आ चुकी होती हैं याई की, और मैसेजेस भी होते हैं कि तुम कहाँ पे हो। भ्या गायब है हॉस्पिटल से। तभी वो भ्या के पास जाता है और कहता है, तुमने अपनी सिस्टर और गैमा को नहीं बताया क्या कि तुम यहाँ पे आ रहे हो? जिसपे वो कहता है, मैं तो भूल गया और मोबाइल भी मेरे पास नहीं है। थान उसे लड़ता है, कहता है, याई, ग्रैंडमा और तुम्हारी सिस्टर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तभी डोर नॉक होती है और जैसे दरवाजा खोलता आगे याई होता है। याई काफी टेंशन में कहता है कि भ्या मिसिंग है कल रात से। उसकी दादी वहाँ पे आती है, कहती है, तुम्हें पता है क्या वो कहाँ पे है? तभी इधर से भ्या आता कहता है, मैं यहाँ पे हूँ। सब अंदर जाते हैं, जहाँ पे याई काफी गुस्से से उसे देख रहा होता है। वो पानी देता है अपनी दादी को और सॉरी बोलता है। जिसपे उसकी दादी कहती है, तुम अभी तक रिकवर भी नहीं हुए और तुम इस तरह से भाग के यहाँ पे आ गए, क्या वजह थी यहाँ पे तुम आए हो? क्या कहता है, सॉरी दादी, मैं बस केस को लेकर कुछ डिस्कस करना चाहता था थान के साथ, इस वजह से यहाँ पे आया हूँ। याई थान को कहता है उसे टीज करते हुए कि तुम लोगों ने डिस्कशन जो की वो बेड पे की या सोफे पे? जिसपे वो उसे चुप रहने को कहता है। हानी कहती है, तुम अपने काम को लेकर कितना सीरियस हो, हमारे बारे में कभी तुमने नहीं सोचा, तुम मरते मरते बचे हो, तुम्हें पता है हम कितने टेंशन में आ गए थे। फिर आप फिर से सॉरी बोलता है और कहता है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूंगा।
थान आगे बैठता है और सॉरी बोलता है और कहता है जब वो यहाँ पे आया था तो मुझे आप लोगों को बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं बताया, इसके लिए सॉरी। क्या सॉरी बोलते हुए कहता है आइंदा से मैं केयरफुल रहूंगा, आपको जरूर बताया करूंगा। थान कहता है आप टेंशन मत ले दादी, मैं हमेशा इसका ख्याल रखूंगा और इसके साथ रहूंगा। फ्या को वो तसल्ली दे रहा होता है, जहाँ पे फ्या उसका हाथ पकड़ लेता है। तो याई उनका भांडा फोड़ने के लिए कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ रहे हो, तुम दोनों लवर्स हो क्या, कब से, तुम लोगों ने बताया तक नहीं मुझे, तुम दोनों डेट कर रहे हो। और दांत फाड़ रहा होता है। फ्या सोचता है उसकी दादी को पता तो चल ही गया है तो अब वो बता ही दे। फ्या कहता है मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कहता है कि थान और मैं हम दोनों डेट कर रहे हैं। इस पे इसकी दादी थोड़ी देर के लिए तो चुप रहती है और कहती है अगर मैं यहाँ पे ना आती तो मुझे पता ही नहीं चलता और तुम मुझे कभी बताता ही नहीं, इसे सीक्रेट रखते हमेशा। लेकिन भैया कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताना चाहता था लेकिन मुझे सही टाइम नहीं मिल रहा था, मुझे डर था कि आप मेरे इस रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं करेंगे कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। जिसपे इसकी दादी कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये तुम्हारी लाइफ है, तुम जिसे चूज करना चाहो कर सकते हो, तुम्हें याद नहीं। उसकी दादी थान को थैंक यू बोलती है कि हमेशा उसका ख्याल रखने के लिए और कहती है अगर तुम उस दिन उसे ना बचाते तो आज ये जिंदा ना होता, कब को मैं इसे खो चुकी होती। जिसपे वो अपनी दादी को गले लगाते हुए थैंक यू बोलता है उसे समझने के लिए। थान कहता आप टेंशन मत ले, मैं हमेशा इसका ख्याल रखूंगा और इसके साथ रहूंगा। उसकी दादी और फ्या काफी इमोशनल हो जाते हैं। फ्या कहता है मुझे आपको एक और चीज बतानी है, अब जबकि मैं फ्री हूँ इस टाइम पे तो मैं नोंगखाई जाना चाहता हूँ थान के साथ, क्या मैं जा सकता हूँ ताकि हम एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रख पाए। हानी से छेड़ते हुए कहती है तुम प्यार में इतने पागल हो गए हो पुलिस ऑफिसर, क्या अब उसके साथ तुम जाना चाहते हो। उसकी दादी कहती है उस हादसे के बाद मैं भी नहीं गई बॉस से मिलने के लिए तो मैं भी जाना चाहूंगी नोंगखाई तुम लोगों के साथ। जिसपे थान हाँ बोल देता है और वो फिर से अपनी दादी को गले लगा लेता है। हमें दिखाते हैं इंस्पेक्टर एक दूसरे ऑफिसर के साथ बात कर रहा होता है। खेम नोंगथाई और सिंह तीनों इंस्पेक्टर पे नजर रख रहे होते हैं, जहाँ पे खेम कहता है हमें इन्फॉर्मेशन जितनी ज्यादा हो सके इकट्ठी करनी होगी। सिंह को कहता है कि तुम जाओ ब्यूरो डेटाबेस में और वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना वो लेके आओ और मैं जाऊंगा चार्ट के बारे में जानने के लिए, मेरे साथ नोंगथाई भी आएगा। फिर ओके बोलता है। काफी एक्शन में वो वहाँ से जाते हैं और सिंह जाता है डेटाबेस ब्यूरो में। नोंगथाई और खेम जाते हैं इंस्पेक्टर की टेबल पर इंफॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन आगे काफी सारे ऑफिसर्स होते हैं। तो नोंगथाई कहता है यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, अब हम क्या करेंगे। खेम कहता है मेरे पास एक प्लान है। सबको कहता है कि तुम लोगों ने मीट बॉल खाना है, हमारे ऑफिस के सामने एक स्टॉल लगा है, नोंगथाई की तरफ से ट्रीट है, तो तुम लोग चलो मिलके खाते हैं। जिसपे सब वहां से भाग के चले जाता है फ्री का खाना खाने के लिए। हमें दिखाते हैं सिंह जो कि इन्फॉर्मेशन ले लेता है और उसे काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होती है। वो दोनों जाते हैं इंस्पेक्टर की टेबल पर, जहाँ पे उन्हें एक फाइल मिलती है जिसके ऊपर कुछ होता है जिसकी वो पिक क्लिक कर लेते हैं। वो तीनों एक्शन मारते हुए जा रहे होते हैं थान से मिलने के लिए, लेकिन इंस्पेक्टर उन्हें रोक देता है और पूछता है तुम तीनों कहाँ जा रहे हो। जिसपे तीनों थान के घर का नाम लेते हैं। इंस्पेक्टर काफी हैरान होता है तो सिंह बताता है कि हम उसे कुछ चिट देने जा रहे हैं जो इसका यहाँ पे छूट गया था। तो वो ओके बोल के वहां से चला जाता है। वो तीनों थान के घर पे पहुंचते हैं, जहाँ पे नोंगथाई कहता है कि सिंह ने चार्ट के रिकॉर्ड्स देखे हैं। जब से उसने टेस्ट को फेल किया था उसके बाद वो यूनिट में दोबारा नहीं गया। सबसे स्ट्रेंज बात तो ये है कि उसने अभी तक कहीं भी पुलिस ऑफिसर की जॉब नहीं की और उसके सारे रिकॉर्ड कम्प्लीटली तौर पे खत्म कर दिए गए हैं। मैंने कोशिश की बाकी लोगों से पूछने के लिए कि शायद उन्हें कुछ पता हो चार्ट को लेकर, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता था। ऐसे लगता है जैसे टैम के साथ हुआ था उसकी सारी इन्फॉर्मेशन गायब कर दी गई थी। इंस्पेक्टर के छोटे भाई की भी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही गायब की गई थी। सिंह कहता है मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया और जो उनकी लड़ाई हुई थी उस दिन चार्ट के साथ वो भी इसमें नहीं थी। ये काफी स्ट्रेंज बात है। थान कहता है ऐसे लगता है जैसे चार्ट का जो रायता उसने फैलाया था उसे पीछे से कोई साफ कर रहा है। नोंगथाई बताता है खेम और मैं कहते हैं इंस्पेक्टर के डेस्क पे और हमें इंस्पेक्टर के डेस्क पे एक रिकॉर्ड फाइल मिली जिसमें कौन की फाइल थी और उसका ये राइट हैंड देखो, ये बिल्कुल वैसे ही टैटू है जैसे कि तुमने मेंशन किया था। नोंगथाई कहता है जब मैंने उसकी सारी फाइल वगैरह देखी तो मुझे पता चला कि जब वो जेल में हुआ करता था तो मंत्री उसको निकलवाया करता था जेल से। और बताता है कि जब मैंने उसके पुराने केसेस के बारे में देखा तो पता चला कि जो मंत्री को लेकर काम करते थे और जेल में होते थे उन सब के हाथ पे ये टैटू होता था। क्या कहता है थान ने कहा कि ये स्पाइडर टैटू चार्ट के हाथ पे भी था, कहीं वो मंत्री का आदमी तो नहीं। सिंह कहता है तुमने जो मुझे बताया था कि तुम्हारे पेरेंट्स और तैम के और खाओ का केस रिलेटेड है, ऐसा लगता है इस सब के पीछे मंत्री ही है।
फ्या कहता है इंस्पेक्टर ये सब कुछ जानता था, लेकिन उसने हमें क्यों नहीं बताया? वो इसे सीक्रेट क्यों रखना चाहता है? तभी इधर से जीनियस खेम कहता है कि मुझे ऐसा लगता है इन सब के पीछे इंस्पेक्टर है जो कि मंत्री के साथ मिला हुआ है, वो उसका आदमी है और बाकी सारे जो रायता वो फैलाता है उसको साफ करता है। वैसे भी मैं ऐसे आइडिया दे रहा था, हो सकता है ऐसा ही हो, ये सबसे ज्यादा डेंजरस हो, जैसा कि प्लॉट ट्विस्ट हुआ था सीक्रेट क्रश ऑन यू दी सीरीज में और गैप में भी हुआ था। मुझे लगता है ऐसे कोई प्लॉट ट्विस्ट होगा। थान वहां से जाने लगता है उनकी बातें सुनकर, तो फ्या कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? थान कहता है मैं इंस्पेक्टर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। याई से मना करता है क्योंकि अगर वो जाएगा तो गड़बड़ ही हो जाएगी। थान कहता है मैं उससे लड़ने के लिए नहीं जा रहा, मैं बस अपने फादर के बारे में जानने के लिए जा रहा हूँ, जिसपे फ्या उसे जाने देता है। खेम कहता है मैंने कहा था ना ये सीक्रेट क्रश ऑन यू सीरीज और गैप की तरह है, प्लॉट ट्विस्ट और ये सारा कुछ सेम ही हो रहा है। हमें दिखाते हैं वो इंस्पेक्टर के पास पहुंच जाता है, तो इंस्पेक्टर उसकी यहाँ पे आने की वजह पूछता है। खान कहता है मुझे आपसे कुछ पूछना है इंस्पेक्टर, क्या आप मेरे फादर को जानते हैं? मेरे फादर ने मुझे एक बार बताया था कि वो एक छोटे से बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते थे जो कि मेरे फादर के फ्रेंड का भाई था और उसे वो अपने बेटे की तरह समझते थे। ऑफर को उसने रिजेक्ट कर दिया था और जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ वो तुम हो ना? जिस पे इंस्पेक्टर हाँ बोलता है कि वो मैं ही लड़का हूँ। खान कहता तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप मेरे फादर को जानते थे? क्या ये ऐसा है कि आप अभी भी मेरे फादर के ऊपर गुस्सा हैं कि उन्होंने आपके भाई का केस लिया था जिन्हें कुछ नहीं मिला था और उसने सुसाइड कर ली थी, अपने आप को मार लिया था और पनिशमेंट नहीं ली थी? इंस्पेक्टर कहता है मेरे भाई इनोसेंट था। खान कहता है मेरा फादर भी इनोसेंट था, तुम्हारा भाई भी इनोसेंट था। मेरे फादर ने मुझे बताया था कि वो एक बहुत अच्छा कॉप था और हनेस था। अगर मुझे चांस मिलता तो मैं तुम्हारे भाई की तरह कॉप बनता। इंस्पेक्टर आपने ये सब कुछ सीक्रेट क्यों रखा? आप अपने भाई के केस को लेकर सच्चाई जानना चाहते हैं और मैं अपने फादर के केस को लेकर सच्चाई जानना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे बताएं। इंस्पेक्टर कहता है मैं इस दुनिया पे किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करता। जिस दिन तुम्हारे फादर की डेथ हुई थी उस दिन उसे एविडेंस मिले थे मंत्री को लेकर, और जब सारी इन्फॉर्मेशन लेकर वो वापस जा रहा था उसका एक्सीडेंट हुआ था। मैं नहीं मानता था कि ये कोइंसिडेंस है, तो मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की और मुझे पता चला कि जिसने धोखा दिया था वो इस यूनिट से ही था। थान कहता है वो पर्सन कौन था? इंस्पेक्टर बताता है कि तुम्हारे फादर की टीम का लीडर था वो, इस वजह से मैंने सब कुछ सीक्रेटली करना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया। मैं किसी को नहीं बता सकता था। तुमने पूछा ना मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे फादर को मैं जानता हूँ? क्योंकि मुझे पता था कोई ना कोई इस यूनिट में अगर उसे पता चल गया कि तुम उसके बेटे हो तो तुम मुसीबत में पड़ सकते थे। और कुछ है जो तुम जानना चाहते हो? और कहता है मुझे लगता है तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, सोचना चाहिए इस बारे में। मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा जब तुम काम पे वापस आ जाओगे। जिस पे वो यस बोल के वहां से चला जाता है। इंस्पेक्टर की शक्ल से अभी भी लग रहा होता है कि उसने काफी कम चीजें से बताई है, या हो सकता है उसने झूठ बोला हो। खैर वो पहुंच जाते हैं अबॉट के पास और अबॉट उनसे पूछता है तुम लोग कहाँ रुकने वाले हो? क्या बताता है कि हम थान के घर पे रुकने वाले हैं, जिसपे वो कहता है अच्छी बात है, थान अपनी दादी का ख्याल रख पाएगा। अबॉट उन दोनों को उसकी हेल्प करने को कहता है। खान अपने पेरेंट्स की पिक्चर के सामने फूल रखता है जहाँ पे अबॉट उसे धागा देता है और कहता है इसे बांध के रखना। उससे इसकी हालत पूछता है तो फ्या कहता है मुझे काफी अच्छा लग रहा है। फिर पूछता है कि चलोथोन को आपको पता है क्या, वो कहाँ पे है? उस दिन के बाद से वो गायब भी हो गया है, उसने कॉल तक नहीं की उसे। अबॉट कहता है मैं भी उसकी स्पिरिट के साथ बात नहीं कर पाया, ऐसा लगता है उसे काफी ज्यादा चोट लगी है, लेकिन तुम्हें थान के पास रहना होगा, उसका ख्याल रखना होगा। फायरबॉल फेस्टिवल आने वाला है और वो अपनी पावर बढ़ाकर वापस जरूर आएगा। वैक्सीन मून की नाइट से एक दिन पहले तुम लोग मेरे पास रहने के लिए आ जाना। जिसपे वो ओके बोलता है। तभी वहां से वो जाने लगते हैं, थान भी आ जाता है, वहां से वो चले जाते हैं और अबॉट को अभी भी इन दोनों को लेकर टेंशन होती है। वो पहुंचते हैं थान के घर जहाँ पे उनकी दादी थान की है उन्हें वेलकम करती है। थान की दादी और फ्या की दादी काफी घुल मिल गई होती हैं और काफी अच्छे से एक दूसरे से बात कर रही होती हैं, जिसपे थान और भानी काफी खुश हो रहे होते हैं। थान की दादी बताती है कि ये हमारा फर्नीचर बनाने का बिजनेस है लकड़ियों से, और ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये मैंने बनाई हैं। थान ये बताता है कि मेरी दादी जब छोटी थी ना तो वो काफी एडवेंचर चीजें किया करती थी, ये भी उनमें शामिल है। थान की दादी बताती है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी अपने फैमिली बिजनेस को आगे ले जाने की, लेकिन इसके फादर ने पुलिस ऑफिसर बनना ही चूज किया और ये भी उसके नक्शे कदम पे चल रहा है। जिसपे फ्या की दादी भी उसकी बुराइयां करने लग जाती है कि ये भी अपने फैमिली बिजनेस को छोड़कर कॉप बन गया। तो थान और फ्या एक दूसरे को कहते हैं कि हम दोनों की दादियां कैसे घुल मिल गई हैं। थान कहता है मुझे लगता है हमें इन दोनों को मिलवाना ही नहीं चाहिए था,
थान की दादी कहती है फ्या को कि तुम थान के रूम में सोचा ना चाह, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मतलब फ्या को क्या प्रॉब्लम हो सकती है थान के साथ सोने के लिए, तो वो हाँ बोल देता है। थान कहता है मैं अपने रूम को सेट करके आता हूँ। वो अपने रूम में जाता है, अपने पेरेंट्स की पिक के सामने खड़ा होता है और फ्या भी उसके पास आके खड़ा हो जाता है। फ्या कहता है जब हम कैंप में थे तुमने मुझे बताया था कि तुम अबॉट के साथ रहते थे जब तुम छोटे थे। खान बताता है कि अबॉट की रिस्पेक्ट हमारी फैमिली करती है। जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी ना, उसके बाद अबॉट ने मेरी दादी को बताया कि मैं जिसे प्यार करूंगा ना वो मर जाएगा। उसने कहा कि क्या मैं एक टेम्पल में रह सकता हूँ। इस पे मैंने हाँ बोल दी क्योंकि मेरे पास दादी के अलावा कोई और नहीं था और मैं उसे खोना नहीं चाहता था। इस वजह से मैं अपनी दादी को छोड़कर अबॉट के साथ रहने लग गया उस दिन के बाद। और ग्रैंड मॉम आती थी मुझसे मिलने के लिए। क्या कहता कि तुम अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ रहने वाले हो। खान कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी दादी के साथ रहना चाहता हूँ। ये केस खत्म हो जाए मेरे फादर को लेकर तो मैं अपनी दादी के साथ आके रहूंगा अपनी जॉब छोड़कर। क्या कहता है चलो तुम अपने पेरेंट्स के साथ रह तो सकते हो ना, तुम्हें मेमोरीज तो याद है ना अपने पेरेंट्स की। लेकिन थान कहता है मुझे मेरे फादर को लेकर ज्यादा चीजें याद नहीं, बस मुझे यही याद है कि वो एक पुलिस ऑफिसर थे जो कि अपने काम को लेकर काफी पैशनेट थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक कॉप की जिम्मेदारी निभाई। क्या कहता है वो पक्का तुम्हें ऊपर से देख रहे होंगे। खान कहता है मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, अपने पेरेंट्स को देखना चाहता हूँ, उनके मर्डर को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। यहाँ पे भैया खान के पेरेंट्स को कहता है आप लोग टेंशन मत ले, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा और मैं उसकी हेल्प करूंगा उस बंदे को अरेस्ट करने के लिए जिसने आप लोगों को मारा। थान उसे थैंक यू बोलता है। भैया वहां से चला जाता है अपना सामान रखने के लिए। तभी उसे याई की कॉल आती है जो कि उसे बताता है कि गुड न्यूज है, निंग हमारी विटनेस बनने के लिए तैयार हो चुकी है। उसे एक फ्लैश ड्राइव मिली जिसमें हैक की सारी चीजें थी और एविडेंस भी था। इंस्पेक्टर हम जा रहे हैं निंग के घर, जिसपे थान कहता है मुझे अपडेट करते रहना। तो हाँ कहता है और हेलो बोलने को कहता है। ग्रैंडमा को कॉल कट कर देता है। खान कहता है उम्मीद करता हूँ कि निंग के जो एविडेंस है वो सॉलिड हो कि मंत्री को पकड़ पाए। हमें दिखाते हैं थान अभी भी वेट कर रहा होता है याई की कॉल की। सुबह से रात हो चुकी होती है लेकिन अभी तक उसने कोई अपडेट नहीं दी होती। क्या कहता है तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हें कॉल जरूर करेगा अगर कुछ इम्पोर्टेंट हुआ तो। तभी थान उठने लगता है, उसे विजन आता है कि निंग को उसी स्पाइडर टैटू वाले आदमी ने मार देना है। क्या टेंशन लेते हुए कहता है क्या तुम्हें विजन आया। उस पे वो बताता है कौन निंग को मार देगा। हमें दिखाते हैं इंस्पेक्टर वो सब जा रहे होते हैं जहाँ पे याई को थान की कॉल आती है। वह कहता है कि मुझे विजन आया, कौन निंग को मारने वाला है। याई कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, कौन निंग को मारने वाला है। हमें दिखाते हैं निंग जो कि उसी फ्लैश ड्राइव को लेके बैठी होती है, काफी रो रही होती है। इंस्पेक्टर कहता है उसे कैसे पता चला कि निंग को कौन मारने वाला है। याई कहता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। इंस्पेक्टर कहता है तुम्हें कैसे पता। खान कहता है आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए इंस्पेक्टर, प्लीज जाइए जल्दी से। हमें दिखाते हैं निंग अंदर से देखती है जो पहले वाले पुलिस ऑफिसर थे उनको दो और अलग पुलिस ऑफिसर रिप्लेस करते हैं। इंस्पेक्टर कहता है रेड लाइट को भी इग्नोर करो और जल्दी चलो। हमें दिखाते हैं दो आदमी आते हैं जिनको वो पुलिस ऑफिसर अंदर जाने दे रहे होते हैं। निंग काफी घबरा जाती है और वो फ्लैश ड्राइव ड्रॉ में छुपा देती है जिसकी वजह से उसे चोट भी लग जाती है। वैसे यहाँ पे मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वो किसी रूम में छुप भी तो सकती थी ना, ताकि वो कुछ टाइम बचा लेती उनके आने तक, ऐसे क्यों खड़ी रही। खैर निंग खड़ी होती है और वो वहां पे आ जाते हैं और कहती है तुम लोग कौन हो, चलो जाओ यहाँ से। वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारने की ट्राई कर रहे होते हैं जहाँ पे वो उसे इंजेक्शन देते हैं ओवरडोज ड्रग की, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है और ऐसे दिखाते हैं जैसे उसने खुद जैसा कुछ लिया हो। इंस्पेक्टर और वो सब जा रहे होते हैं जहाँ पे रास्ते में वही बाइक राइडर्स उनके सामने से गुजरते हैं। तो इंस्पेक्टर कहता है जल्दी चलो निंग के घर पे। जैसे वो वहाँ पे पहुंचते हैं वो पुलिस ऑफिसर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन भला एग को कोई रोक सकता है क्या। एग अंदर जाता है और याई चेक करता है तो वो मर चुकी होती है। एग काफी हैरान हुआ खड़ा होता है कि जैसे थान ने कहा था वो सच बात हो गई। वो पुलिस ऑफिसर्स अपने ऊपर जो ऑफिसर्स होते हैं उनको कॉल करके बताते हैं कि विटनेस मर चुका है। याई कहता है अब वो आएंगे यहाँ पे और ये सारी चीजें बंद कर देंगे। एग कहता है ये सब कुछ छोड़ो, निंग ने जो एविडेंस हमें कहा था वो ढूंढने की कोशिश करो। तभी एग नोटिस करता है कि निंग के हाथ पे चोट लगी होती है और वो खून के कतरे जगह जगह फैले होते हैं। जिसे नोटिस करते हुए वो एक ड्रॉर के पास पहुंचता है और जब वो ड्रॉर ओपन करता है तो उसमें एक हार्ट शेप लॉकेट होता है, उसके ऊपर खून लगा होता है। तो उन्हें पता चल जाता है कि इसी के अंदर कुछ होगा। पुलिस ऑफिसर्स एग को और उनकी टीम को वहां से जाने को कहते हैं क्योंकि उन्हें ऑर्डर मिला होता है कि अब से वो इस केस को हैंडल नहीं करेंगे। जिस पर याई काफी गुस्सा करते हुए कहता है कि हम लोग शुरू से इस केस को हैंडल कर रहे हैं तो हम आगे भी करेंगे। लेकिन एग कहता है ऑर्डर्स को फॉलो करो, चलो मेरे साथ। फिर वहां से वो चले जाते हैं।
याई थान को बताता है, जिसपे वो काफी शौक होता है कि वो मर कैसे गई, और काफी गुस्सा करते हुए कैसा कहता है कोई एविडेंस नहीं मिला, उसकी एवं ही मौत हो गई। मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकता, कितनी बार ये सब कुछ होगा। फ्याओ से तसल्ली देते हुए कहता है जब तुम काम पे वापस जाओगे ना, तो तुम उसकी रूह को सुकून दिलाने के लिए उसके मर्डर को जेल के पीछे भेजना। तभी हमें दिखाते हैं कुछ लोग आते हैं थान की दादी से मिलने के लिए और काफी चीख रहे होते हैं। बताते हैं कि जंगल में एक टाइगर मैन है जिसने लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया है। उनका एक वर्कर वहाँ पे लकड़ियाँ काटने के लिए गया था फर्नीचर के लिए, और उसे उस टाइगर मैन ने मार दिया। क्या कहता तुम श्योर हो कि वो टाइगर मैन था, असली था? तो आदमी कहता है तुम कुछ नहीं जानते, अगर हमारी बातों पे यकीन नहीं करना तो डिसरिस्पेक्ट तो ना करो हमारी बातों की। थान कहता है उसकी बॉडी किधर है, लेकिन वो आदमी बताता है वो उसे अपने साथ जंगलों में लेके चला गया और उसे खा गया। थान काफी सोच में पड़ा होता है कि आखिर ये टाइगर मैन है कौन। हमें दिखाते हैं इंस्पेक्टर उस फ्लैश ड्राइव को चलाने को कहता है, जिसमें दोनों बातें कर रहे होते हैं, कौन और खाओ। खाओ कहता है कि तुम लोगों को प्राइस बढ़ानी होगी अगर आर्ट वर्क तुम लोगों ने लेना है तो। जिसपे कौन कहता है तुम मंत्री को कल मिलने वाले हो, ये सब तुम मुझसे खुद ही बातें कर लेना। कहता है जब तुम्हें सारा आर्ट वर्क मिल जाए तो सारी चीजों को नोंगखाई भेज देना। यह इस बात पे काफी हैरान होता है कि नोंगखाई इसमें कहाँ से आ गया। हमें दिखाते हैं इंस्पेक्टर एक्ट को मैसेज आया होता है कि मंत्री नोंगखाई जा रहा है मेकोंग रिवर के पास। एक्ट ये मैसेज देखकर कहता है मंत्री मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अब देखेंगे कि क्या वाकई इंस्पेक्टर मंत्री को पकड़ना चाहता है या वो भी मंत्री के साथ मिला हुआ है, और क्या चार्ट भी मंत्री के साथ मिला हुआ है, और छर्थॉन क्या करेगा जब 11 मून की नाइट आएगी, और ये टाइगर मैन कौन है, क्या ये चलोथ्रोन है, क्योंकि वो भी तो जंगल में बैठा था ना। ये तो आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।